ओके सो आज हमारा वर्कशॉप का डे 1 है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक हम स्मार्ट वर्क करेंगे कि मेन चीज़ों को हम टारगेट करेंगे जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएँ। ओके सो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे होते हैं और हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एल्केन भी है, एल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एस्टर भी है। लाइक आई मीन डायरेक्टली तो मैं अल्कोहल्स को हाइड्रोकार्बन नहीं कह रहा, बट इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। क्या कहते हो? जो अल्कोहल पे ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, इनफैक्ट वो क्या है, वो जो है वो पहले वो कार्बन ही तो था, फिर हमने हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर OH लगा दिया। ऐसे ही है ना भाई? तो मैं सबको हाइड्रोकार्बन कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो फ़र्क है ना, वो तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। वो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो जाहिर है यार, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है ना, तो ये ऑर्गेनिक थोड़ी है। ऑर्गेनिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसमें कार्बन भी हो और उसमें हाइड्रोजन भी हो। अगर है तो वो ऑर्गेनिक है, अगर नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं है, याद रखना। तो मेन फोकस कीपिंग इन माइंड पास्ट पेपर्स में एग्ज़ामिनर जो चीज़ फोकस करता है हम भी उसी को ही फोकस करते हुए आगे चलेंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हाइड्रोकार्बन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है? इट्स अ कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. It's a compound which contains carbon and hydrogen. It's called hydrocarbon. ओके अच्छा, अब इसको जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कितने तरह के कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे इस पूरी केमिस्ट्री में? तो एक हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, एल्केन। एक हम डिस्कस करेंगे एल्कीन। एक हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स और एक हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और हम डिस्कस करेंगे एस्टर और हम डिस्कस करेंगे एमाइड्स और हम डिस्कस करेंगे हैलोजीनो एल्केन। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए, लेट से मेरे पास है ईथेन, तो इसमें डबल सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये एल्केन है। अब अगर इसी को मैं डबल बॉन्ड कर दूँ तो भाई वो एल्कीन बन जाएगा। अब इसी को अगर मैंने OH लिख दिया, इसी को अगर मैंने OH लिख दिया तो अल्कोहल बन जाएगा। अगर मैंने इसको यूँ करके लिख दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी को अगर मैं यूँ करके लिख दूँ, देखिएगा ज़रा, तो वो एस्टर बन जाएगा। बात समझ रहे हो आप? इसी को अगर मैं यूँ करके लिख दूँ तो वो एमाइड बन जाएगा, राइट। इसी को अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ग्रुप 7 का कोई भी मेंबर हो सकता है। ये इनकी आइडेंटिफिकेशंस हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करेगा, आपको डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा और आपसे पूछेगा बताओ दे बिलोंग टू विच फैमिली। ये एल्केन फैमिली से है, ये एल्कीन से है, ये अल्कोहल से है, ये कार्बोक्सिलिक से है, ये एस्टर से है, ये किस से है। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा तो आप कैसे चलोगे आगे? बात समझ आ रही है आपको? जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे चलोगे? आप नहीं चल सकते हो आगे। ओके तो ये इनकी पहचान है, ये बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना बेवकूफ़ी है। सबसे पहले आपको ये पता हो, फिर आपको अगली चीज़ें पता हो। तो कीपिंग इन माइंड दीज स्ट्रक्चर्स व्हेन एवर द स्ट्रक्चर इज़ गिवन टू यू, सो यू हैव टू जस्ट कंपेयर इट विद दिस वन एंड देन यू हैव टू से कि व्हाट इज़ दिस? Is this alkane, alkene, alcohols, carboxylic or
ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, इसके बाद फिर हम आते हैं किस पर, होमोलोगस सीरीज़ पर। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? होमोलोगस सीरीज़, देखो होमोलोगस सीरीज़ में अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, मैं आपको ज़रा बता दूं। होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास एल्केन भी है, होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास एल्कीन भी है, होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास अल्कोहल भी है, होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास एस्टर भी है, और होमोलोगस सीरीज़ में हमारे पास हेलोजिनो एल्केन भी है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं ना कुछ फैमिली मेम्बर्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ फैमिली मेम्बर्स में लिख रहा हूँ, राइट। CH4 इज़ मीथेन, C2H6 इज़ ईथेन, and C3H8 is propane, and C4H10 is butane, right? So C2H4 is ethene, C3H6 is propene, C4H8 is butene, and C5H10 is pentene. CH3OH is methanol, C2H5OH is ethanol, C3H7OH is propanol, C4H9OH is butanol. HCOOH is methanoic acid, CH3COOH is ethanoic acid, CH3CH2COOH is propanoic acid, CH3CH2CH2COOH is butanoic acid, right? Or HCOOCH3 is the first member of ester, and this is the second member of ester. This would be the third member of ester, and this would be the next member of ester. This is methyl chloride, this is ethyl chloride, this is propyl chloride, this is butyl chloride. देखो मैंने हर एक के ना फैमिली मेम्बर्स लिख दिए हैं। अभी आप छोड़ दो कि मैंने कैसे लिखा, आपको कैसे पता लगा, ये मुझे कैसे, अभी आप छोड़ दो इसको, मैं आपको कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़? देखो हम भी इंसान हैं, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी और उर्दू स्पीकिंग, है ना, हमारे में भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। वाई? टू आइडेंटिफाई ईच अदर एंड दैट्स इट। तो कंपाउंड्स की भी कैटेगरीज है ना, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये एस्टर है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? CH2। इसमें और इसमें कितना है? CH2। इसमें और इसमें कितना है? CH2। क्या कहते हो? ओके। दूसरा ये इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? CH2। इसमें और इसमें कितना 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 है? CH2। इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है? CH2 का। इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है? CH2 का। इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है? CH2 का। द सेम गोज़ विद दिस, द सेम गोज़ विद दिस, इजंट इट? ऐसे ही है ना। दो कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो एक कार्बन का है और 2 हाइड्रोजन का है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अब आप देखो ना यार, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। ओके की रिपोर्ट है, ऐसे ही है। तो ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंपाउंड का डिफरेंस CH2 हो, वो है होमोलोगस सीरीज। वो तो कोई भी हो सकती है, एल्केन में भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है, एल्कीन में भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है, अल्कोहल में भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकती है, एस्टर में भी हो सकती है, हेलोजिनो एल्केन में भी होमोलोगस सीरीज किसी में भी हो सकती है। बट आपको चेक कैसे करना है कि उसमें जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा हो? CH2 आ रहा हो, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, वो होमोलोगस सीरीज है, सिंपल। तो देखो ना, ये पूरी एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ये तीसरी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये सराइकी है, ये उर्दू स्पीकिंग है। बात को समझना ज़रा। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं तो एक ही सीरीज के जो लोग हैं उनका केमिकल बिहेवियर सेम होगा, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली।
दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे बिलोंग टू द सेम, इसका केमिकल बिहेवियर इसको मैच नहीं करेगा, नो, दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा। भाई क्या बोलोगे तुम, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, फिजिकली तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन केमिकली सेम होंगे। आपने नोट किया लहजा बलोच है तो बलोची लहजा होगा उसका, केमिकल बिहेवियर शुड बी द सेम बट फिजिकल बिहेवियर शुड बी डिफरेंट, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, सो दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो आप यूं भी कह सकते हो कि यार हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस सीरीज डिवाइड किया हुआ है कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये है, ये है, ये है, ये है, सिंपल। ओके, तो पहले तो आप इस चीज पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ कि क्या आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करने आते हैं, बिल्कुल सही से आते हैं, तो फिर आप आगे चलो ताकि आपको पता लगे डिफरेंस। जब आपको कंपाउंड ही आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो इसका मतलब आपको केमिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी मुश्किलात होंगी। सबसे पहले आप इसको देखो, उसके बाद हम आते हैं किस पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर। हमारा एक टॉपिक है फ्यूल के नाम से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं, क्रूड ऑयल को हम सेपरेट करते हैं इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। उसमें से गैसोलीन अलग होता है, डीजल अलग होता है, कैरोसिन ऑयल अलग होता है, उसमें से नैप्थलीन अलग होता है, बोले तो नैप्था अलग होता है, उसमें से टार अलग होता है जिससे रोड कारपेटिंग होती है, और इसी तरह से उससे हम जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को अलग करते हैं। तो ये लेबल करने के लिए भी आती है कि सबसे पहले आपने क्रूड ऑयल लिया, उसको आपने हीट किया, यानी कि दिस इज़ द फर्नेस, आपने उसको फर्नेस में डाला, उसको हमने हीटअप किया, वो गैसियस फॉर्म में आया, वेपर्स फॉर्म में आया, फिर हमने उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाला। सही है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नीचे से गर्म होता है, ऊपर से ठंडा होता है। सही है, हॉट एट द बॉटम, कूलर एट द बॉटम, एट द टॉप। तो इसमें फ्रैक्शंस सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो यहाँ सेपरेट हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो यहाँ सेपरेट हो गया। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये आपको याद करने हैं, कौन सा फ्रैक्शन कहाँ अलग हो रहा है और किसका क्या यूज़ है, कौन सा फ्रैक्शन कहाँ अलग हो रहा है और किसका क्या यूज़ है। तो ऊपर वो फ्रैक्शन अलग हो रहे हैं जिनमें कार्बन ज़्यादा कम है, और नीचे वो फ्रैक्शन अलग हो रहे हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा है। ऊपर वो फ्रैक्शन अलग हो रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, नीचे वो फ्रैक्शन अलग हो रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। एंड दैट्स इट फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वर्क स्मार्टर एट दिस टाइम। अब आप ये बोलो कि मैं बिल्कुल एक एक चीज़ करूं, सो देखो अब वो टाइम नहीं है, अब स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है, अब इट्स स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है। ओनली 20 days आर लेफ्ट फ्रॉम टुडे, ओनली 20 days आर लेफ्ट, रिमेंबर। सो आपको उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट? ओके, सो एक तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। दूसरा, एल्केन की अगर मैं बात करूं, बेटा गौर से सुनते रहिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एल्केन की जब हम बात करते हैं ना, तो एल्केन में ऑफ कोर्स एल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड किसे कहते हैं सर? सैचुरेटेड किसे कहते हैं? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन का कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ रही है? तो एल्केन में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी बात है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। बोले तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार n = 1 है, अगर मैं आपको कहूं n = 1 है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, राइट? गौर से सुनते रहिएगा। C के नीचे आ गया 1, H के नीचे आ गया 2, N की जगह 1 और +2, तो क्या बना? C1, 1 तो हम शो नहीं करते, H2 1 + 2 + 2 4 बना। So this is the very first member of alkane which is starting from the one carbon, that is called methane. इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ n = 2 है, तो n = 2 का मतलब क्या होगा कि आप n की जगह 2 रखो
और फिर n की जगह 2 रखो, फिर +2 करो, तो क्या बनेगा ये C2H6 बनेगा। मैंने आपको क्या, आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि कार्बन का डबल हाइड्रोजन लेकिन +2। वैसे कार्बन का डबल हाइड्रोजन कितना होता है 4, अगर 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन ये कितने हैं 6 हैं। तो कभी भी अगर आप किसी कंपाउंड को देखो और उसमें आपको ऐसा सिनेरियो नज़र आए कि डबल से 2 ज़्यादा हैं, ये डबल नहीं है, डबल से 2 ज़्यादा हैं, तो अगर डबल से 2 ज़्यादा हो ना तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एल्केन होगा। बिल्कुल, ये मैंने आपको हिंट बता दी है अभी, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको कैसे करना है। बात समझ रहा है आपको? क्या कहा मैंने अभी आपको कि अगर कार्बन का, अगर कार्बन n है, अगर कार्बन n है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2n है यानी डबल है, लेकिन 2 हाइड्रोजन और भी ज़्यादा होंगे। तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो आए तो आप बोलना वो कौन है, एल्केन है। ये एल्केन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। सेट हो गई बात। अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हो फिर तो बेहतरीन हो गया, फिर तो आप देखना कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, अगर सिंगल बॉन्ड आपको दिया हुआ है। ओके, इसी तरह से मैं एक और करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर n = 3 हुआ तो भाई इसका मतलब आप n की जगह 3 रखो ना, C3H2 × 3 + 2, कीपिंग इन माइंड मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो C3 और H, ये 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। समझ रहे हो आप? तो मतलब डबल से 2 ज़्यादा हैं, डबल से 2 ज़्यादा हैं, डबल से 2 ज़्यादा हैं। समझ रहे हो आपको? तो इस तरह से हम चलेंगे तो ये हमारा एल्केन होगा। तो पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस क्लियर करो कि यार हम एल्केन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। ओके, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी नेमिंग पर, इसकी नेमिंग पर हम आते हैं। अच्छा, नेमिंग में टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने स्टार्ट किया मीथेन से, बोले तो 1 कार्बन से, तो मैंने इसको बोला कि यार मीथेन है ये। फिर मैंने स्टार्ट किया 2 कार्बन से, मैंने कहा यार ये ईथेन है। ये क्या है? ईथेन है। फिर मैंने स्टार्ट किया 3 कार्बन से, तो ये क्या है? प्रोपेन है। ये क्या है? प्रोपेन है। फिर मैंने स्टार्ट किया 4 कार्बन से और मैंने आपको क्या बोला, ये कौन है? ब्यूटेन है। ये कौन है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन। तो ये आपके पास हो गया 4 कार्बन तक, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 4 कार्बन हो गए आपके पास। ओके, अब 4 कार्बन का आपने नाम, मैंने आपको नाम दे दिया कि यार हम नेमिंग ऐसे करते हैं। देखो, सिर्फ यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आएगी एक नेमिंग जो कि इस तरह से लिखी हुई होगी। कैसे? ज़रा देखिएगा। मैंने अब इसको ना चेन में नहीं बनाया, बल्कि मैंने 1 कार्बन को यहाँ लिख दिया, 1 कार्बन को मैंने क्या लिख दिया? यहाँ लिख दिया। अब इसका नाम बताओ। तो जब भी हम नाम बताते हैं, नाम बताने का क्राइटेरिया क्या होता है? अब इस स्ट्रक्चर में आपको 2 नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 1, इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक मेन चेन। इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक तो मेन चेन, यानी मेन चेन का मतलब ये मेन चेन, और एक आपको नज़र आ रही है ब्रांच। अगर आप चाहो तो इस ब्रांच को आप यहाँ भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो इस ब्रांच को आप यहाँ भी लगा सकते हो। एक ही बात है ना। देखो, अब वो ये नहीं देखेगा कि ऊपर लगाइए या नीचे, वो देखेगा किस नंबर पे लगाइए। मतलब 1 2 और 3, मतलब 1 2 और 3। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी ब्रांच दूसरी पोजीशन पे लगी हुई है, नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी आपकी ब्रांच दूसरी पोजीशन में लगी हुई है। समझ रहे हो आप? दोनों स्ट्रक्चर में जो CH3 है, दोनों स्ट्रक्चर में जो CH3 है वो कौन सी ब्रांच पे लगा हुआ है, यानी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? सेकंड पे लगा हुआ है। तो 2, ये भी 2। अब आप इसका नाम दो। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहली बात कि CH3 को हम क्या कहते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, CH3 इज कॉल्ड मीथाइल। ये भी क्या है? मीथाइल। तो जब भी हम नाम देते हैं तो नाम देने के कुछ उसूल हैं कि आप सबसे पहले तो नाम लिखो ब्रांच का। मैंने ब्रांच का नाम लिख दिया। मैंने किसका नाम लिख दिया? ब्रांच का नाम लिख दिया मैंने। तो ब्रांच कौन है? ब्रांच मीथेन है, यानी कि CH3 है, मीथाइल है, तो मैंने लिख दिया मीथाइल। उसके बाद में नाम लिखूंगा लॉन्ग चेन का। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3 है, तो मैं लिखूंगा प्रोपेन। तो इसका क्या नाम बना? मीथाइल प्रोपेन। सर ये तो बड़ा अजीब सा नाम है। तो भाई सिर्फ एक ही है ना,
हमारे सिलेबस में 4 कार्बन तक है, 5 को छेड़ना भी नहीं। पुराने पेपर आपको जब मिलेंगे, आप पास पेपर करोगे तो स्किप कर देना उन क्वेश्चंस को। हमारे सिलेबस में 4 कार्बन तक हमें आपको बताना है, चाहे वो आइसोमर हो चाहे वो नेमिंग हो। हमें 4 कार्बन से ज़्यादा नहीं करने हैं, कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को। हमें अप टू 4 कार्बन एटम्स तक करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो ये मिथाइल प्रोपेन है और ये इसका नाम है, ये इसका नाम है और ये मिथाइल प्रोपेन है। ओके, तो ये तो हो गई नेमिंग से रिलेटेड। अब आप आ जाओ ज़रा आइसोमेरिज्म पर। अब आप किस पे आ जाओ? आइसोमेरिज्म पर। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट करिएगा ज़रा, कि ये जो मैंने ब्रांच डाली है ना, ब्रांच, देखो ब्रांच का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन। यही मतलब होता है ना ब्रांच का। ब्रांच का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन। तो ब्रांच कभी भी कॉर्नर पे नहीं हो सकती। भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये आपके पास एक चेन है, ये आपके पास क्या है? एक चेन है, सही है? ये आपके पास क्या है? एक चेन है। अब इसमें पूरी चेन है, ये पूरी चेन प्रॉपर। मैंने क्या किया? मैंने इसको यूं बना दिया। अब मैं आखिर के 2 निकाल के, मैंने 2 निकाल के बीच में लगा दिए। तो ये मेरी क्या बन गई? ब्रांच है ना ये मेरी, ये क्या है? ब्रांच है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करके बनाए, इसको ऐसे करके बनाए, एक एक निकाल के वो बच्चा यूं लगा दे, उसने यूं लगा दिया, इनको यूं अटैच कर दिया, तो क्या ये ब्रांच है? नहीं ना, वो चेन सीधी थी, उसने मोड़ दी बस चेन ऐसे करके। तो मोड़ना इज़ नॉट अ ब्रांच यार, इट्स अ लॉन्ग चेन, बट वो डिज़ाइन अलग किया हुआ है। बात समझ रहे हो आप मेरी? ये जो मैंने किया है ना, आप चेन को ऐसे कर ही नहीं सकते, आपको तोड़ना पड़ेगा चेन को आगे और पीछे से, ताकि आप उसको बीच में लगाओ, ब्रांच लगे। ये है अलग कॉम्पाउंड। ये क्या है? ये तो और ये सेम है। मैं विजुअलाइजेशन आपको बता रहा हूँ कि ये और ये तो सेम है। आपने क्या किया है? वो चेन रखी हुई थी, आपने उसका मुंह यूं मोड़ दिया, नीचे से भी उसको यूं कर दिया, तो इसको मैं ब्रांच कंसीडर नहीं करूँगा। तो ब्रांच कभी भी कॉर्नर पे नहीं होती, इट्स नॉट अ ब्रांच, बल्कि वो कंपाउंड को जस्ट ट्विस्ट कर दिया आपने। ट्विस्टिंग मीन्स कि इट्स द सेम, इट्स नॉट अ न्यू कंपाउंड। आपको ब्रांच बीच में लगानी होती है। लाइक बीच का मतलब यह है कि कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, ना एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे, ना एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे। ब्रांच कभी भी कॉर्नर पर नहीं होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें आप एक चीज़ नोट करना ज़रा। ये क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। एग्जामिनर ने कुछ स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करके दिए हुए हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये 2024 का पेपर है। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो ज़रा इसमें उसने क्या किया और हमें इसमें क्या सीखने की ज़रूरत है, देखो ज़रा। अब एक तो आपके पास गौर से देखो, ये लॉन्ग चेन है और ये ब्रांच है, क्या कहते हो? क्योंकि ब्रांच बीच में होती है। ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, लेकिन देखो ये तो ब्रांच है लेकिन ये वाला ब्रांच नहीं है। क्यों? आप बोलो क्यों? क्योंकि देखो ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कार्बन है। मैंने क्या बोला अभी आपको? एक्सट्रीम लेफ्ट पर या एक्सट्रीम राइट पर कभी भी ब्रांच नहीं होती है। इट्स अ लॉन्ग चेन, बट उसने क्या किया? उसको जस्ट यूं करके बना दिया। इट डजंट मीन दैट दिस इज द ब्रांच। नो, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखा ना, अभी मैंने आपको रियल एग्जाम्पल देकर बताया कि हम ब्रांच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्रांच है और ये ब्रांच नहीं है। राइट? सो ब्रांच कभी भी कॉर्नर पे नहीं होती है, ब्रांच हमेशा बीच में होती है, चाहे वो दूसरे पे हो, चाहे वो तीसरे पे हो, चाहे वो चौथे पे हो। But the concept is that के branch should always be present in the middle of the compound. It's not, it not should be on the extreme carbon atoms, like extreme left or extreme right. बात समझ आ रही है आपको? तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, आपके ब्रांच को हम कैसे वो करेंगे। अच्छा, आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस एग्जाम्पल इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन आइसोमेरिज्म। अब इसने हमसे पूछा कि यार एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। यस, हमें पता है कि सैचुरेटेड है, अभी हमने डिस्कस किया है। और वो कह रहा है स्ट्रक्चर्स 1, 2 and 3, स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4
आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आगे क्या पूछ रहा है, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर। तो मैंने आपको क्या बताया कि आइसोमर को हम कैसे देखते हैं, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं चारों को चेक करूंगा, मैं चारों स्ट्रक्चर्स को चेक करूंगा, मुझे जहां पर भी कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आएगी मैं बोलूंगा ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैंने चारों का क्या किया, मैंने चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट किया। कैसे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला चारों का, अगर आप देखो तो इसका कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स हैं। हाइड्रोजन अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 हाइड्रोजन्स हैं। ऐसे ही आप इसमें भी काउंट करो, इसमें 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन्स हैं, गिन लो ज़रा। इसमें 6 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन्स हैं, गिन लो ज़रा। इसमें 6 कार्बन्स हैं और 14 हाइड्रोजन्स हैं, गिन लो ज़रा। ऐसे ही है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी द सेम। आप देख रहे हो ये दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हैं, सेम है, ये तो अलग अलग हैं। भाई आइसोमर की बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो मैं देखूंगा भी नहीं इसको। सो ऑफ कोर्स 2 and 4 दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट वी डिड इट, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सो आई कैन से दैट दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा जब वो आइसोमेरिज्म आपसे पूछेगा तो हमेशा आपको ऐसे ही बताना है, हमेशा आपको ऐसे ही बताना है कि आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सेम देखना है और आइसोमर में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें डिफरेंट देखना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी द सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। तो ऐसे ही उसने मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ था, मैंने उस स्ट्रक्चर को देखा और मुझे पता लग गया कि वो आइसोमर भी है या नहीं है। तो आइसोमर को आइडेंटिफाई करना अब हो गया आसान। तो एक तो ये चीज़ आपने करनी है। दूसरा ये, आइसोमर के बाद अगर मैं आपको बोलूँ, हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। देखो टोटल कितने रिएक्शन देता है ये, एक एल्केन देता है कंबस्शन रिएक्शन, फिर हम फर्दर उसकी टाइप्स डिस्कस करते थे कि वो कंप्लीट कंबस्शन है फिर या वो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, और एक वो करता था फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक वो क्या करता था फोटोकेमिकल रिएक्शन, और एक होता था हमारे पास क्रैकिंग। क्रैकिंग एक जनरल कॉन्सेप्ट है बट हम ज़्यादातर इसी में कंसीडर कर रहे होते हैं। देखो कंबस्शन तो बड़ा आसान है। अब आप बोलोगे सर कंबस्शन क्या है, कंबस्शन तो बिल्कुल ही आप समझो कि हलवा टॉपिक है। कैसे, कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट, दो तरह की कंबस्शन होती है, कंप्लीट कंबस्शन इनकम्प्लीट कंबस्शन। ऐसे ही है, कंप्लीट कंबस्शन इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, देख रहे हो आप, और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। सिर्फ ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बस कंबस्शन में हम O2 से रिएक्शन कराते हैं, वेदर आई हैव मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी कंपाउंड हो, सब का रिएक्शन आपने किससे कराना है। और क्योंकि कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलना, कंबस्ट करना, बर्न होना किसी चीज़ का, तो कंप्लीट में CO2 मिलेगा और इनकम्प्लीट में CO मिलेगा, बाकी तो सारा कुछ वही है। फिर आप इक्वेशन बैलेंस कर लेना। अब बैलेंसिंग तो आपको पता ही है, ये कंबस्शन है, ये हमारे पास क्या है, कंबस्शन है। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया जो कि बड़ा आसान है। दूसरा जो रिएक्शन है इट्स कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो मैं आपको समझा देता हूं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ होता है, याद रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोकेमिकल रिएक्शन कब होता है, आपको क्या चीज़ चाहिए होती है इसके लिए, सनलाइट इज़ नीडेड, आई मीन टू से UV लाइट इज़ नीडेड।
यूवी लाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये रिएक्शन। अब मैं आपको जनरल रिएक्शन बताऊं कि इसमें होता क्या है। देखो मैंने लिया CH4, मैंने रिएक्ट कराया इसको क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो पता है क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन लग जाएगा और HCl बन जाएगा। बात को गौर से समझना, ज़रा बात को गौर से समझिएगा, ओके। तो ये बात समझ आ जाएगी आपको। सर ये कैसे हुआ, सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, सर इसको थोड़ा सा डिटेल से बताएं, सर स्ट्रक्चर को खोल के बताएं ज़रा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिया CH4, ओके, और उसका रिएक्शन जब मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल से कराया तो इसने क्या किया, इसने इस हाइड्रोजन को ले गया और HCl बना लिया। और क्या बना लिया, HCl बना लिया। भाई जब HCl बना लिया तो मतलब बोले तो ये वाला हाइड्रोजन तो खलास फिनिश, तो मैं हाइड्रोजन थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे, ये तो चला गया ना उस Cl के साथ। तो ये जो Cl बचा ना, ये अटैक करेगा, खाली जगह बची हुई है, खाली जगह बची हुई है, तो ये क्लोरीन आके यहाँ लग जाएगा। देखो आपने कैसे हाइड्रोजन हटा और Cl लग गया, हाइड्रोजन हटा और Cl आके लग गया। बात समझ रहे हो आप? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से तो HCl बनता है इसमें। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, क्या बनता है, HCl। चलो मैंने आपको कहा यार आप ये हाइड्रोजन भी हटा के दिखाओ। अब देखना मैं बारी बारी सारे हाइड्रोजन हटाऊंगा। मैंने ये लिया और अब मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन से हाइड्रोजन को टारगेट करूं। मेरा टारगेट ये वाला हाइड्रोजन है, मेरा टारगेट ये वाला हाइड्रोजन है, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्लोरीन इसको ले गया साइड पे, HCl बना लिया इसने क्या बना लिया, HCl बना लिया। फिर मैं अगेन आपको बोलूँगा कि यार ये वाला हाइड्रोजन तो जगह खाली हो गई, ये तो चला गया इस क्लोरीन के साथ, तो ये तो क्लोरीन है ना हीरो, तो ये यहाँ पे आके लग जाएगा। देखो दूसरा क्लोरीन भी आके लग गया। अब मेरा टारगेट है ये वाला हाइड्रोजन, कोई मसला नहीं है। मैंने इसको उठाया, मैंने दोबारा रिएक्शन कराया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। मैंने दोबारा किसके साथ रिएक्शन कराया, क्लोरीन के साथ, यानी कि पूरा का पूरा मैंने ये ले लिया, ये लो। अब क्या होगा, अब मेरा टारगेट है ये वाला हाइड्रोजन, तो भाई मैं सब कुछ लिखूंगा लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो इस क्लोरीन के साथ चला गया। तो जो खाली जगह बची वहाँ पे इस वाले ने आके टारगेट कर दिया। एक हाइड्रोजन बच गया, तो मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरा टारगेट जो है वो ये वाला हाइड्रोजन है, अब मेरा जो टारगेट है वो ये वाला हाइड्रोजन है। तो अब मैंने पता है क्या किया, इसकी जगह एक और क्लोरीन लगा दिया, सिंपल सी बात है। देखो एक एक करके मैंने सारे हाइड्रोजन को निकाला और क्लोरीन लगाया। एक और चीज़ नोट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट बनती जा रही है, HCl। आप पास पेपर में देखोगे एग्जामिनर ने कभी कभार यहाँ पे हाइड्रोजन भी बनाया हुआ है, तो हाइड्रोजन कभी भी नहीं बनता इस रिएक्शन में। आप देखो ना, बन ही नहीं रहा, कैसे बनेगा। मेक सेंस यार, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि यार इस क्लोरीन को तो ये वाला हाइड्रोजन ले गया, तो जो खाली जगह बचेगी वो कौन पूरा करेगा, वो यहाँ पे आके लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों यहाँ के क्यों लग रहा है। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो क्या वो वैलेंसी पूरी नहीं करेगा अपनी, करेगा ना वैलेंसी पूरी वो। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए वो क्लोरीन यहाँ आके लग जाएगा, यानी ये क्लोरीन यहाँ आके लग जाएगा और आपको यहाँ क्लोरीन नज़र आएगा। तो पहले आपने इसको निकाला, फिर आपने इसको निकाला, फिर आपने इसको निकाला, फिर आपने इसको निकाला, फाइनली सारे हाइड्रोजन हटे और यहाँ पर आके कौन लग गया, क्लोरीन लग गया। तो ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये आपका क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में कभी भी हाइड्रोजन नहीं बनता है, बल्कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जो कि आपको बार बार नज़र आ रहा है। मैं क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं पास पेपर में, इसी से रिलेटेड है। उसने बोला कि यार आप आइडेंटिफाई करो कि विच इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिएक्शंस ऑफ एल्केन। देखो पहला रिएक्शन तो गलत है, क्यों गलत है यार, इसने क्लोरीन से रिएक्शन किया है और हाइड्रोजन बन रहा है, ये कैसे बन गया। मैंने भी तो क्लोरीन से कराया था,
लेकिन तब तो हाइड्रोजन नहीं बना, मुझे तो बार बार HCl नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब जानबूझ के उसने तुम्हें सवाल दिया है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेकिन नहीं नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन नहीं बनता है, HCl बनता है। गलत हो गया। अच्छा, ये तो सिरे से ही रिएक्शन गलत है ना। एल्केन कभी भी HCl से रिएक्शन नहीं करता। मैंने आपको जो रिएक्शन बताए वो ही हैं, बस मैंने जो आपको बताए हैं ना वो ही है रिएक्शन। या तो कंबशन है या तो ये रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें HCl नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा ना। तो एल्केन है ना ये क्या है? एल्केन है। सर आपको कैसे पता लगा एल्केन है ये? क्योंकि मैंने जो आपको लॉजिक बताई, मैंने भी उस लॉजिक को यूज़ किया। कार्बन का डबल हाइड्रोजन से 2 ऊपर, यानी CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है ये, तो ये एल्केन है। और एल्केन का, अच्छा सर ने तो हमें कंबशन करवाया था यार, जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा था, और सर ने हमें क्लोरीन से रिएक्शन कराया था। ये कहाँ से बुला उठ के आ गई HCl? तो नहीं, एल्केन कभी भी HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये एल्केन का रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये देखो, ये इन्होंने जो बीच में किया हुआ है, ये वाला रिएक्शन, दिस इज कंबशन रिएक्शन। लेकिन कौन सी कंबशन है? इनकम्प्लीट है। कैसे पता लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, CO बन रहा है, CO2 नहीं बन रहा। CO2 होता तो कंप्लीट कंबशन होती, लेकिन ये CO है, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। तो ये एल्केन का रिएक्शन है। तो वो क्या पूछ रहा था? विच इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो भाई ये रिएक्शन है ना एल्केन का, ये एल्केन का रिएक्शन है। तो हम बोलेंगे यार ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओनली, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि 2 ओनली इज द रिएक्शन विच करेस्पॉन्ड्स टू एल्केन। बाकी कोई भी रिएक्शन एल्केन से रिलेटेड नहीं है। इवन के एल्केन रिएक्शन करता ही नहीं है, और हाइड्रोजन कभी प्रोड्यूस होता ही नहीं है, हमेशा HCl प्रोड्यूस होता है। आपने देखा कि हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है कभी प्रोड्यूस, सिर्फ HCl प्रोड्यूस होता है इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में। तो वो कैसे सीखा आपने? वो मैंने आपको यहाँ सिखाया, वो मैंने आपको यहाँ बताया कि कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, HCl बनता है। तो वहाँ पे उसने आपको कंफ्यूज किया। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, आई मीन टू से, इस पे आपकी फुल जो है ना कमांड होनी चाहिए, फुल आपकी कमांड इस पे होनी चाहिए।